DD24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए मतदाता बिल्कुल तैयार हैं और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके बाद से 14 नवंबर को मतगणना होगी। रिजल्ट के साथ ही फिर नई सरकार बनने के लिए पटना पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण में मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इस दौरान नेताओं की रैलियां भी देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि वो गाने के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जबकि ये गाना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लोकप्रिय नारा था। खड़गे के अनुसार आरएसएस भारत के राष्ट्रीय गान की वजह नमस्ते सदा वत्सले नाम की एक म्यूजिकल प्रार्थना गाना पसंद करना है। कांग्रेस पार्टी के परंपराओं से तुलना करते हुए खड़गे ने गाने की 150वीं सालगिरह पर जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि जो लोग आज खुद को नेशनलाइज्म का स्वयं घोषित करने का बताते हैं, वो आरएसएस और बीजेपी उन्हें कभी भी अपनी शाखाओं या फिर अवसरों में वंदे मातरम या फिर हमारे नेशनल एंथम जनगण मन नहीं गाते। और इस दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए मतदाता और नेता बिल्कुल तैयार हैं। एक 10,000 उन्होंने कर्जा दिया और कर्जा देकर उन्होंने ये कहा, माताओं आपको 10,000 मिला? हाँ मिला, वो बोलते हैं। फिर वोट दो। अरे बाबा, तुम वोट के लिए पैसे दिए हो क्या महिला का उद्धार करने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए किए हो? और ये नीतीश का ये कौन सा कार्यक्रम है? पहाड़ खोद के चूहा निकालने का। खोदा पहाड़, निकला चूहा। अरे 10,000 रुपए में आप देकर वो वापिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, सिविंग मशीन लेंगे, ये बोलने के। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र स्वामी जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानते हैं कि बिहार चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी थैंक यू। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए सभी नेता ताल ठोक चुके हैं। मैदान में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में अगर पहले चरण की बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, मतदान अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम कंपैरिजन करें तो करीब ये मान लीजिए आपकी 3-4% एक्चुअल वोटिंग ज्यादा हुई है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप उसको बम्पर वोटिंग मानते हैं तो आपको ये देखना होगा कि पुराने वोटर लिस्ट में से कितने नाम कट चुके हैं। तो जब नाम कट जाते हैं तो टोटल वोटर्स की संख्या कम होती है, तो परसेंटेज बढ़ जाती है जी। तो मेरा अपना ये असेसमेंट है कि करीब 3% अगर हम लगाते हैं पुराने वोटर्स में, तो पुरानी लिस्ट के हिसाब से करीब 20 लाख ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। जो इस साल नए जुड़े हैं उनमें से भी आप लगा लीजिए 10-12, तो करीब 30 लाख नए वोटर्स ने, मतलब ज्यादा वोट पड़े हैं अब की बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बम्पर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तब तो ये 60 लाख होना चाहिए जी। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 8% वाली बम्पर वोटिंग मैथमेटिकली गलत है। मेरा अपना ये असेसमेंट है कि 3-4%, रफली 3% के करीब करीब वोटिंग ज्यादा हुई है। अब उसमें हमको देखना ये है कि जो SIR से जो वोट डिलीट हुए हैं इस बार करीब 70 लाख वोट, तो नेट 52 है लेकिन डिलीट 70 लाख हुए हैं, तो उसमें जो रेशो मैं मानता हूं कि एनडीए और गठबंधन का 30:70 का रेशो रहा होगा। तो 30-70 के रेशो का मतलब यह है कि 8.5% वोट कटे हैं, तो उसमें 2.5% और आप मतलब लगा सकते हैं कि भाई
3.5 और तो 5%। सर ऐसे में क्या लग रहा है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और नहीं, इसके महिलाएं साथ तो ही बिहार में पिछले साल भी अच्छा बढ़ चढ़ के वोट दिया था उन्होंने। और उसका दूसरा कारण ये कि माइग्रेंट लेबर है, उसमें ज्यादातर पुरुष बाहर हैं, तो बिहार में महिलाएं वैसे भी उनकी मतलब स्ट्रेंथ कम, वोटर जितने हैं उतने ही करीब करीब रह जाते हैं, तो महिलाओं की वोटिंग तो वहाँ अच्छी होती है पुरुषों के मुकाबले में, क्योंकि पुरुष एक तो ज्यादा देती हैं वोट, दूसरा पुरुष है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सब माइग्रेंट लेबर हैं, बाहर गए हुए और हैं, सर तो इस चुनाव में महिलाओं। जो युवा हैं उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जी है। जी, नहीं वोट में सबने, मैंने कहा ना वोटिंग अच्छी हुई है, बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया है। पर ये जो कहना कि भाई ये 8.5% ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर जी वोटिंग हुई है, तो हम इसको पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से इसको बम्पर वोटिंग नहीं कहेंगे, अच्छी वोटिंग कहेंगे। लोगों ने पिछले बार की तुलना में अच्छी वोटिंग की है, लेकिन बम्पर तो ये होती है ना कि भाई 8-10% एकदम से जंप एक्चुअल में हुआ हो, तो रिलेटिवली जंप 3% का है, ये मेरा कहना है। उतना जंप नहीं तो है ऐसे जितना में कि क्या हम लग रहा है असेस सर, कर रहे अगर हैं। पहले फेज की बात की जाए तो जो चुनाव हुए हैं, अगर मैं जी मुद्दों की बात करूं तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव और मतदान हुए हैं, वोटिंग हुई है? क्या लग रहा है नहीं, इस बार वहाँ बिहार विधानसभा देखिए चुनाव को चुनाव में देखकर? मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ यह है एमवाई समीकरण है महागठबंधन का, दूसरी हम्म। तरफ एनडीए का अपना गठबंधन है। तो अब देखना यह है कि जब एमवाई का पोलराइजेशन होगा तो दूसरे नॉन एमवाई का पोलराइजेशन, और कोई मुद्दा होता नहीं चुनाव में। बिल्कुल। हमारा ये मानना है कि कहने को, तो दिखाने ऐसे को, में क्या लग रहा है पूछने सर, को अगर मुद्दे की बात नहीं है तो फिर क्या नीतीश सरकार फिर दोबारा रिपीट होने जा रही है या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वोटिंग एसआईआर में जो वोट निकले हैं उससे करीब करीब एनडीए और महागठबंधन में 6-7% वोट का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जो वोट कटे परसेंटेज के जी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो उस परसेंटेज के हिसाब से दोनों पार्टियों में 6-7% गैप होगा। और मेरा ये मानना है कि महागठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा, उनकी उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और खास तौर से जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस है वो जी। बहुत वीक रहेगा। आज भी तो प्रधानमंत्री इसलिए नरेंद्र मोदी जी, ने रैली की, अमित शाह ने की, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरएसएस को घेर रहे हैं। तो नहीं वो देखिए, प्रधानमंत्री ये मोदी मैंने हैं। कहा जी मैडम, ऐसा है कि ये जो सब बातें हैं ना, ये सब बाहर बाहर से हैं। अंदर से जो वोटर है ना, वो वोट हिंदुस्तान में और हमारे, और खास तौर से बिहार, यूपी, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, वहां पे पूरा का पूरा आपको मालूम है कि विकास के नाम पे कोई वोटिंग नहीं होती। अगर विकास के नाम पे वोटिंग हो तो मोदी जी 1.5 लाख से ही क्यों जीतते 24 के इलेक्शन में? जी बनारस से इतना पैसा उन्होंने वहां लगाया, इतना विकास किया, तो 5 लाख के गैप से घट के 1.5 लाख गैप रह गया। तो हमारे यहाँ विकास सिर्फ कहने के लिए, आप किसी से पूछोगे तो वो ये तो कहेगा नहीं मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ इसलिए वोट दूंगा, या मैं यादव हूँ, नॉन यादव हूँ, वो नहीं जी हम तो विकास को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, रोजगार को कुछ नहीं है। वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है बिहार में, एमवाई बनाम नॉन एमवाई है बस। और इसी पोलराइजेशन के बेसिस पे मेरा ये असेसमेंट है कि एनडीए और गठबंधन में 8% 7% का गैप होगा, और उसकी वजह से महागठबंधन को मुश्किल होगी। राहुल गांधी भी मैदान में थे, हालांकि तालाब में मछली पकड़ने भी उतरे थे, पर ऐसे में अच्छा नहीं सर, वो एक सवाल मेरा और आपसे है कि प्रशांत जी किशोर भी इस बार चुनावी मैदान हाँ, में हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं सीटें कम होंगी? प्रशांत किशोर जी की वजह से ही ये थोड़ी वोटिंग ज्यादा हुई है। देखिए, जब थर्ड पार्टी आती है, मेहनत करती है, तो नए वोटर्स को मोबिलाइज करती है वोट डालने के लिए, जो नहीं डालते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि वोट थोड़े ज्यादा पड़े हैं, तो जी उसके जी पीछे एक जनसुराज पार्टी का भी है। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी 3-4% से ज्यादा वोट नहीं पाएगी। सीट में मुझे डाउट है कि कोई 2-4 सीट भी जीत लें तो गनीमत है। पर उनकी वजह से ये फर्क पड़ा है कि चुनाव में थोड़ी सरगर्मी त्रिकोणीय ज्यादा रही मुकाबला हो है। गया है, जहां तक बिहार में अभी देखने को मिल रहा है, कड़ा टक्कर दे रहे हैं कौन? प्रशांत किशोर नहीं नहीं, कोई कड़ी टक्कर नहीं है। नहीं है। आप देखिएगा जब वोटिंग फाइनल आएगी। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आप एक वोटर की मानसिकता समझिए, एमवाई बनाम नॉन एमवाई। जैसे हरियाणा में था जाट बनाम नॉन जाट, जी तो वहां है एमवाई बनाम नॉन एमवाई। तो अब उसमें उनको लगेगा यार प्रशांत किशोर क्या हमको सरकार में बिठा पाएंगे,
क्या वो सरकार बना पाएंगे? अगर वो सरकार नहीं बना पाएंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। तो वोट जो पोलराइजेशन है एमवाई नॉन एमवाई का, वो पोलराइजेशन के चलते जन सुराज को मतलब सब कैंपेन अच्छा है, इंटेलिजेंट आदमी है, सब अच्छा चला है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि वोटर फाइनली देगा नहीं उनको वोट, उसको लगेगा मेरा वोट बेकार जाएगा। तो इस सर, हिसाब हमसे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेलकम। 5 साल पहले अदिति मिश्रा को बीएचयू ने राजनीतिक विज्ञान की थ्योरी सिखाई और अब वो नई दिल्ली में जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष है। बीएचयू कैंप में अदिति की राजनीतिक सक्रियता और नेतागिरी तो शून्य थी, लेकिन 2017 के छात्राओं के आंदोलन में बढ़ चढ़कर आवाज उठाया था। बता दें कि जेएनयू में वोटिंग 4 नवंबर को हुई थी और खास बात यह है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुनाव में प्रेसिडेंट एआईएसए की अदिति मिश्रा बनी हैं। उन्होंने एबीवीपी के विकास पटेल को 414 वोटों से हरा दिया है। अदिति मिश्रा ने कुल मिलाकर 1861 वोट हासिल किए हैं, जबकि विकास पटेल ने 1447 मत ही पा सके। वाराणसी से ताल्लुक रखने वाली अदिति मिश्रा ने स्कूलिंग यूपी से की है। अदिति जब ग्रेजुएशन कर रही थी उन दिनों सितंबर 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ने कर्फ्यू टाइमिंग का भी विरोध किया था और इसके बाद से साल 2018 में जब अदिति मिश्रा ने पांडुचेरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहां उन्होंने विश्वविद्यालय के कथित भगवाकरण का विरोध किया। उन्हें तब वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव भी किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 110 में स्थित महर्षि नगर में 16 नवंबर से 25 नवंबर तक भारत उत्कृष्ट महायज्ञ और श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही ये आयोजन राष्ट्र की समृद्धि और लोक कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसका मुख्य संदेश है कि राष्ट्र की समृद्धि में आपकी समृद्धि। आयोजना समिति के सदस्यों ने बताया है कि महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के साथ दिव्य राम कथा का श्रवण कराया जाएगा। कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक द्वारा किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में धर्म, सत्य और सेवा की भावना को जागृत करने का संदेश दिया जाएगा। समारोह में क्षेत्र के श्रद्धालुओं, समाजसेवी और साधु संत महात्माओं की उपस्थिति रहने की संभावना है और प्रतिदिन सुबह यज्ञ और संध्या को समय कथा के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी। ये जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए की गई है ताकि आप लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जा सके कि यहाँ पे भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन किया गया है, साथ में राम कथा का भी आयोजन किया गया है और ये आयोजन 16 तारीख से 25 नवंबर तक रहेगा। इसमें उम्मीद है कि 9 दिनों में करीब 5 लाख लोग इस यज्ञ में आएंगे, आहुति डालेंगे। 108 कुंड रहेंगे यज्ञ में और यज्ञ का जो उद्देश्य है वो है भारत का विकास, भारत देश का उत्कर्ष, भारत को जो प्रथम दुनिया में हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग चौथे स्थान पे हैं, 5वें में पहले थे, अब चौथे में आ गए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि भारत को पहला स्थान मिलना चाहिए दुनिया में। बिहार और देश भर में जारी एसआईआर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे के बाद से कांग्रेस पार्टी अब इसे मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में नवंबर के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रामलीला मैदान में आने वाले समय में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस एक साथ बड़ी रैली का आयोजन करेगी। देश भर में जारी एसआईआर और नेता विपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे को लेकर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी में लगी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में हरियाणा को लेकर हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने हरियाणा की सरकार को चोरी की सरकार बताया और इससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर प्रेजेंटेशन के साथ ही कहा कि वोट चोरी का खुलासा करना चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरना था।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लंबे समय से देश के आगे वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं और चुनाव आयोग को घेर चुके हैं और इसी कड़ी में अब कोर्ट जाने की वजह कांग्रेस ने जनता के बीच इस मुद्दे के साथ जाने का फैसला किया है। कांग्रेस वोट चोरी और देश भर में हो रहे एसआईआर को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी के वोट चोरी पर लीगल एक्शन लेने का सवाल भी लगातार उठ रहा है और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा लेकर जनता के बीच पहुंचना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की पत्नी हसीन जहां की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वला भूया की पीठ ने ये नोटिस जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि हसीन जहां ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने शामी द्वारा दिए जाने वाले मासिक गुजारा भत्ता को बढ़ाने से इनकार कर दिया था और अब कोर्ट ने कहा है कि जो गुजारा भत्ता दिया जा रहा है वो पर्याप्त लग रहा है, फिर भी हमें आपके कहने पर जवाब मांगते हैं। जुलाई 2025 में कोलकाता हाई कोर्ट ने शामी को आदेश दिया था कि पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता दिया जाए, जिसमें बेटी के लिए 2 लाख और पत्नी के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च शामिल था। 2018 में हसीन जहां ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए शामी से 10 लाख रुपए मासिक भत्ता की मांग की थी, जिसमें 7 लाख रुपए अपने लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। मगर अलीपुर कोर्ट ने अगस्त 2018 में शामी को बेटी के लिए 80,000 और हसीन जहां के लिए 50,000 प्रति माह देने का आदेश सुनाया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोहम्मद शामी का हसीन जहां का अब तक तलाक नहीं हुआ है। मामला अदालत में लंबित है और इसके साथ ही भारतीय टीम में रहकर वो रहे हैं और उन्होंने करियर पर अब तलवार भी लटकी हुई है। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर और साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर उन्हें अपनी योजनाओं से बाहर कर चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर ये घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी क्रांति गौड़ विश्व कप जीतकर पहली बार शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। क्रांति गौड़ के स्वागत के लिए उनके परिवार सहित छतरपुर जिले के लोग खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे। खजुराहो एयरपोर्ट पर क्रांति गौड़ के बड़े भाई मयंक ने कहा कि खुशी के पल है, हमारी बहन विश्व विजेता बनकर छतरपुर आई है। इसके साथ ही उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान किसी ने क्रांति को तिरंगा उड़ाया तो किसी ने गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। खजुराहो एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद क्रांति गौड़ का काफिला छतरपुर के लिए रवाना हो गया। वह छतरपुर होते हुए घुवारा नगर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत की तैयारी की और इसके साथ ही उनका जोरदार स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर। ये जो वर्ल्ड कप जीत के आए तो जो इच्छाएं थी और जो मन में लगन थी, इंडिया खेल रही तो इंडिया जो क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसके मन में होता है कि हम भी वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जीत के लाएं। और फर्स्ट टाइम क्रांति को खेलने का मौका मिला और आज वो देश का नाम रोशन करके, मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का और गांव का, परिवार का नाम रोशन कर आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे। कितनी कठिनाइयों से जूझा है परिवार शुरुआत में, किस तरह से संघर्ष किया है? पापा जी एमपी पुलिस में कांस्टेबल थे और 2012 में निलंबित हो गए थे। उस टाइम से परिवार में समस्याएं तो आई हैं, पर मैनेज तो सभी होता है, समस्याओं से जूझे। उसके बाद 2017 से उसने क्रिकेट चालू किया और 17 के बाद चालू किया तो मैंने सब कुछ करना पड़ा। बाकी और समस्याएं तो ऐसी कि आने जा कितना गर्व। साइबर फ्रॉड मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 4 बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी अपराधियों द्वारा ठग लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पुराने और सालों से बड़े स्टेट बैंक और ऑफ इंडिया खाते में करीब 56 लाख रुपए गायब हो गए हैं। बैंक ने इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ठगों ने बनर्जी के खाते की केवाईसी डिटेल फर्जी दस्तावेजों से अपडेट कर दी, जिसमें नकली आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। शिकायत के अनुसार साइबर अपराधियों ने बनर्जी के पैन और आधार कार्ड की कॉपी में किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो चिपकाकर
खाता अपडेट कराया और उसके बाद से 28 अक्टूबर को खाते से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया गया, जिससे उस पूरे खाते पर कंट्रोल मिल गया। बनर्जी का ये खाता उस वक्त खुला था जब 2001 से 2006 तक दक्षिण से विधायक थे और उस दौरान उनकी विधानसभा सलौरी इसी खाते में थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद से बैंक में ना तो कोई अतिरिक्त जांच शुरू की गई थी और ना ही कोई कार्रवाई हुई। बता दें आपको कि पुलिस के सारे जरूरत डॉक्यूमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल सौंपने की आश्वासन दिया गया है। कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि प्रोसेस और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि ठगों ने बनर्जी की फोटो और नया मोबाइल नंबर लगाकर पूरी फर्जी केवाईसी प्रक्रिया पूरी की, जो कि डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। टीएमसी कांग्रेस का एक करीबी नेता ने बताया है कि बनर्जी को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़कर रकम वापस दिलाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उनके पास इतने परमाणु हथियार है जिससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को जबरदस्त बताते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनका अंतिम लक्ष्य परमाणु मुक्त विश्व बनाना है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार ये चीज़ें बेहतरीन है और हम इस धरती को 150 बार उड़ा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रंप के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका के पास है और उसके बाद रूस, चीन का नंबर आता है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता अब पैसे को दूसरे कामों में लगाएं। मेरी उनसे बात हुई है, अब वो ऐसा काम करेंगे जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने एक दिन पहले ही अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु नियंत्रण को लेकर त्रिपक्षीय सहयोग की संभावना जताई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने अपने परमाणु हथियारों को फिर से तैयार किया है। हम नंबर 1 न्यूक्लियर पावर हैं, जो कहने में बुरा लगता है क्योंकि ये बहुत ही भयंकर है। रूस दूसरा है और चीन तीसरा, लेकिन वो अगले 4-5 सालों में हमारे बराबर हो सकता है। मैं पूरी दुनिया में शांति चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षा शुरू करेगा। ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने पेंटागन की हथियारों को परीक्षा शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे देश ऐसा करते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम भी करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि ट्रंप के इस बयान के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।